कर लिया। आर्टिकल 28 आपके कहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड, यानी कि धार्मिक शिक्षा निषेध। ठीक है, अब धार्मिक शिक्षा आपके निषेध से क्या है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं दी जा सकती। अब हम ये देखें कि इसके बारे में बेसिकली प्रोविजंस क्या है आपके संविधान के अंदर। ठीक है, अब यहाँ याद रखना कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स कैटेगरी 1 ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो आपके सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है और सरकार के द्वारा ही उनको फंडिंग दी जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जा सकते। ठीक है, दूसरा याद रखना आपके ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट है लेकिन आपके ये प्राइवेट स्कूल है, जैसे सारे के सारे प्राइवेट स्कूल जिनका मैनेजमेंट और ऑनरशिप प्राइवेट बॉडी के पास में, लेकिन अथॉराइज्ड बाय गवर्नमेंट तो होंगे ही होंगे क्योंकि बिना मान्यता के स्कूल का संचालन नहीं कर सकते। तो यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे तो सकते हैं लेकिन बच्चे को ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक, इसके बाद में आपके तीसरी कंडीशन हो सकती है आपके कौन सी, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपके जिनका संचालन किसी रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा हो रहा है, धार्मिक संस्थान के द्वारा, तो यहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे भी सकते हैं और ग्रहण करने के लिए बाध्य किया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये है आपके एजुकेशन की कैटेगरी। पहले गवर्नमेंट स्कूल नहीं दे सकते, प्राइवेट स्कूल दे सकते हैं लेकिन ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, और रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा संचालित स्कूल, कोई अगर रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा संचालित है आपके जैसे डीएवी स्कूल्स, ठीक, आर्य समाज के द्वारा संचालित है, आपको यहाँ जो वैदिक कार्यवाही है वो करनी ही पड़ेगी। सरस्वती स्कूल्स आरएसएस के द्वारा ये संचालित है। ठीक है, तो अगर कोई रिलीजियस ट्रस्ट के द्वारा संचालित है तो वहां आपके ये मैंडेटरी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आर्टिकल 29 कहता है आपके एनी सेक्शन ऑफ सिटीजंस रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा समुदाय जो भारत के किसी भी क्षेत्र में रहता हो और अगर उस समुदाय की अपनी एक स्पेशल लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है, यानी कि भाषा, लिपि और संस्कृति है, तो उस समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक, तो यहाँ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग इट्स ओन स्क्रिप्ट, लैंग्वेज एंड कल्चर राइट टू कंजर्व इट। ठीक है, अब यानी कि मान लिया कि कोई भी समुदाय जिसकी अपनी स्पेसिफिक भाषा है, स्पेसिफिक अपनी स्क्रिप्ट यानी लिपि है और इसकी स्पेसिफिक कोई आपकी संस्कृति है, तो ऐसे प्रत्येक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। ठीक है, यह है आर्टिकल 29। अब यहां समझना, आर्टिकल 29 आपके भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है किसी भी समुदाय को। ठीक है, लेकिन अगर कोई कम्युनिटी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण अगर करना भी चाहे तो कैसे करेगी, बिना आपके इंस्टीट्यूट से तो कर नहीं पाएगी। ठीक, तो अब इससे आगे की आपकी प्रोसेस बताएगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 आपके कहेगा राइट टू माइनॉरिटीज, इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बाद में समझेंगे। राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। और ये अधिकार क्यों दिया गया है, जिससे कि अल्पसंख्यक अपने स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि भारत के अंदर ऐसा कोई भी समुदाय जिसकी अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति हो, उस समुदाय को ये भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा और इन तीनों का संरक्षण करने के लिए वह समुदाय शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकेगा। यह है आर्टिकल 30 में। ठीक है, अब आर्टिकल 30 यहाँ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना का प्रावधान करता है, इसलिए जिससे कि कोई भी समुदाय अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण कर सके। अब यहाँ याद रखना कि ये जो अधिकार है वो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसको दिया गया है, माइनॉरिटीज, यानी कि अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में आपके कम हो। ठीक है, अब यहाँ याद रखना कि भारतीय संविधान में जो आपकी माइनॉरिटी है उसे हम दो आधारों पर डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग माइनॉरिटी को दो आधारों पर डिक्लेयर किया जा सकता है, पहला रिलीजियस या फिर दूसरा लिंग्विस्टिक, या तो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी हो या भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो। ठीक है, लेकिन भारत सरकार ने वरीयता किस आधार पर दी, धर्म के आधार पर, क्योंकि भाषाएं तो भारत में एकाध लाख बोली जाती हैं, भाषाओं के आधार पर तो हर भाषा माइनॉरिटी है। ठीक, क्योंकि हिंदी भी प्योर हिंदी नहीं है, 50 किलोमीटर चेंज होते हैं, हिंदी का भी रूप चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपके माइनॉरिटीज के आधार दिए गए हैं वो आपके कौन से दिए गए हैं, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, धार्मिक एवं भाषाई। ठीक है, 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि आर्टिकल 32, ठीक, ये आपके कहता क्या है, पहले तो ये समझ लेना। ठीक है, तो अब आपके इस आर्टिकल को डालने की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरा हम ये समझ लें। ठीक है, जब आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपके जब फंडामेंटल राइट का प्रोविजन किया गया तो संविधान सभा के सामने एक आपके विचार आया कि फंडामेंटल राइट्स हमने दे तो दिए हैं सिटीजन्स को, लेकिन अगर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ यानी कि उल्लंघन हुआ तो फिर उस स्थिति में क्या करेंगे हम।
ठीक, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ और अगर उनके वायलेशन के प्रोटेक्शन के प्रयास नहीं किए गए, अगर किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और अगर उसके उल्लंघन को नहीं रोकने के प्रयास किए गए, तो फिर आपके फंडामेंटल राइट देना और ना देना दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जब फंडामेंटल राइट्स आपके दिए गए संविधान के अंदर, तो उसी टाइम आपकी व्यवस्था ये भी की संविधान सभा ने कि अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक, तो इनके भी प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि आपके फंडामेंटल राइट हर स्थिति में व्यक्ति को मिल सके। ठीक है, और इसी के लिए लाया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, अब यहाँ चूंकि ये जो आर्टिकल 32 है, ये प्रत्येक व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, इसीलिए आपके इसको हम कहते हैं सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा था इसको? भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर आपके इस आर्टिकल को क्या कहते हैं? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट आगे समझना ये आर्टिकल आपके कहता क्या है। आर्टिकल 32 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो वो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सीधा सुप्रीम कोर्ट में आपके जा सकता है। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट को जाके वो बताए कि उसके कौन से अधिकार का वायलेशन हुआ है, और ऐसी स्थिति में आपके सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा। 5 टाइप की रिट होती है, हर पोजीशन में अलग अलग, हर स्थिति के लिए अलग अलग, और रिट इशू करके उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को वापस दिलाएगा। ठीक है, अब यहां समझना आपके कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर कोई भी पर्सन जा सकता है हाई कोर्ट। ठीक है, तो हाई कोर्ट आपके आर्टिकल 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहां याद रखना कि अब कोई व्यक्ति आपके गया तो कोर्ट आपके 5 प्रकार की रिट इशू करता है अलग अलग परिस्थितियों में। ठीक, अब किस परिस्थिति में आपके कौन सी रिट आपके इशू होती है, डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति के किस प्रकार के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, अब यहां अगर हम आपके देखें तो 5 टाइप रिट, रिट का मतलब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो कौन सी आपके 5 रिटें ये समझ लो। तो कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे 5 प्रकार की रिट इशू कर सकती है। पहला आपके हैवियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडामस परमादेश, तीसरा आपके कोवारंटो अधिकार प्रत्यक्ष, चौथा प्रोविजन प्रतिषेध, और 5वां सैनिटरी उत्प्रेषण। ये 5 टाइप की रिट अलग अलग सिचुएशंस में, कंडीशंस में इशू की जाती है। अब हम एक एक करके देखें आपके कौन सी रिट आपके कब इशू की जाएगी। तो